तो दोस्तों हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे राजा ने जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाया और जनता राजा पर भड़क गई थी। तो दोस्तों यहाँ से फिर स्टार्ट होता है एक रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि लुई 16 का खजाना खाली हो गया था, कर्जदारों की मांग बढ़ गई थी और उसको चुकाने के लिए राजा ने जनता पर टैक्स बढ़ा दिया था। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी फ्रांस का राजा अपने मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर नए टैक्सों का प्रपोजल पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये स्टेट जनरल क्या है। तो दोस्तों स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के अपनी अपनी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन केवल राजा ही तय करता था कि मीटिंग कब बुलानी है। तो दोस्तों इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लुई 16 ने 5 में 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और इस सभा में किसान तथा कारीगरों को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 4000 पत्रों में शिकायतें और मांगे लिखकर असेंबली में भेज दी। केवल एक एक वोट डालने का अधिकार था असेंबली के अकॉर्डिंग। पर अब की बार क्या था कि थर्ड स्टेट के लोग को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी की पूरी असेंबली वोट करे। केवल 3 वोट पर फैसला नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो लुई 16 था उसे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजा ने थर्ड स्टेट के प्रपोजल को मना कर दिया और इसके कारण थर्ड स्टेट के लोग बाहर चले गए निराश होकर, और वह सब जाके वर्साई के इंडो टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और डिस्कस करने लगे कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते, राजा की पावर कम नहीं कर लेते, तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे। और वो लोग ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। तो दोस्तों नेशनल असेंबली के लीडर बनाए गए थे, पहला मिराबियो और दूसरा एब्बेशियस। इन दोनों ने असेंबली को लीड किया। दूसरी तरफ फ्रांस में ठंडी पड़ रही थी, इसके कारण फ्रांस की अधिकतर फसल बर्बाद हो गई। लोगों में भुखमरी इतनी बढ़ गई थी कि औरतों ने खाने पीने के लिए चीज़ें ज़बरदस्ती दुकानदारों से छीन लिया। यह देखकर राजा ने सेना को आदेश दे दिया कि शहर में प्रवेश कर। जैसे ही सेना ने शहर में प्रवेश किया, लोगों में हड़कंप मच गया। फिर क्या था दोस्तों, लोगों की भीड़ ने 14 जुलाई को बासील किले पर ढाबा बोल दिया, क्योंकि गांव गांव में अफवाह फैल रही थी कि राजा ने किसानों की फसल बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। अब टैक्स की आग तो पहले से लगी थी और लगी हुई आग पर राजा के ने पेट्रोल का काम और कर दिया, जिसमें किसानों ने सरकारी अन्य भंडारों को लूट लिया और टैक्स से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। और फिर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी थी। तो दोस्तों अब आपको पता ही होगा कि नेशनल असेंबली जो थी वो क्या चाहती थी कि राजा की पावर लिमिटेड कर दी जाए। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 की सुबह नेशनल असेंबली ने ऑर्डर पास किया, जिसमें फर्स्ट स्टेट के लोगों से कहा कि चर्च के नाम पर जो ज़मीनें लिए हुए हैं उसे वापस कर दे, और जो चर्च का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है, यानी कि धार्मिक टैक्स तीथे को बंद कर दिया जाए, जिसमें उन्हें गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रो का फ़ायदा हुआ। धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने 1719 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कर तैयार कर लिया, राजा की पावर लिमिटेड करने के लिए। साथ में गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, दूसरी वो होती है जो देखती है कि रूल जो बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तीसरी वो होती है अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे सजा देने का काम कौन करती है, जुडिशरी। तो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, उसमें से 4 मिलियन लोग ऐसे थे जो वोट डाल सकते थे और उसे फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजन कहते थे। उसके अंदर वो लोग आते थे जो मेल और उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और जो गवर्नमेंट का टैक्स भी पे करते हो, और 3 मिलियन ऐसे लोग थे जो फ्रांस में उन्हें पैसिव सिटीजन कहते थे, जो वोट नहीं डाल सकते थे, जैसे कि बच्चे, औरतें, और वो लोग आते थे जिनकी उम्र 25 साल से कम हो। अब जो एक्टिव सिटीजन थे वो तो वोट डाल के जज चुनते थे और साथ ही साथ 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे। जो 50,000 इलेक्टर्स थे उन्हीं में से 745 मेंबर नेशनल असेंबली के लिए बनते थे, और जो 745 मेंबर थे वो राजा को कंट्रोल रखते थे। अब राजा के पास बस एक ही पावर थी, वो थी वीटो पावर, जिसका मतलब था कि राजा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, और नेशनल असेंबली वही मंत्री को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके अकॉर्डिंग लोगों को कई सारे अधिकार मिले, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमारा आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन भी चैप्टर ख़त्म होता है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं फटाफट से डालने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बाय बाय।